तो चलिए आज दी एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं प्रॉपर्टी के कानूनी दांवपेच में। आज हम ये समझने वाले हैं कि इंडिया में कोई जमीन या घर कानूनी तौर पर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता कैसे है और वो कौन से नियम हैं जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप अपना घर अपने किसी दोस्त को देना चाहते हैं। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि कानून ने इसके लिए एक पूरा रोड मैप बना रखा है जिसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आज हम उसी रोड मैप को यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझने वाले हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। जब हम कहते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, तो कानून की नज़रों में इसका असली मतलब है क्या? कानून कहता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र वो एक्ट है जब कोई लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी, चाहे अभी या भविष्य में, किसी दूसरे लिविंग पर्सन को देता है। और यहाँ एक मज़ेदार बात है, लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ आप और मैं नहीं है। इसमें कंपनियां, एसोसिएशंस, ये सब भी आते हैं। मतलब चाहे आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, गिरवी रख रहे हो, किसी को गिफ्ट दे रहे हो, ये सब कुछ ट्रांसफर ही कहलाता है। लेकिन रुकिए, हम आगे बढ़ें उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर किस तरह की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो कानून है ना, इसका मेन फोकस है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, यानी अचल संपत्ति। तो ये अचल संपत्ति होती क्या है? सिंपल है, जमीन, जमीन से जुड़े फायदे, जैसे मान लीजिए आपको भविष्य में किराया मिलने वाला है, और वो सारी चीजें जो धरती से जुड़ी हैं, जैसे आपका घर या जड़ वाले पेड़। पर जो चीज़ इसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि इसमें क्या क्या नहीं आता, जैसे खड़ा हुआ लकड़ी का पेड़ जिसे काटना ही है, या फिर खेत में लगी फसल या घास। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब के पीछे इरादा यही है कि इन्हें एक न एक दिन जमीन से अलग कर ही दिया जाएगा, इसलिए ये अचल नहीं है। तो चलिए हमारे इस सफ़र के पहले स्टॉप पर, जहां हम इस कानूनी हाईवे की कुछ सबसे ज़रूरी ट्रैफिक रूल्स को समझेंगे। यही वो नियम है जो पक्का करते हैं कि हर ट्रांसफ़र सही और कानूनी तौर पर पक्का हो। सबसे पहला रूल है अटेस्टेशन। अब ये फैंसी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी डॉक्यूमेंट पर साइन होते हुए देखना। मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी डील के लिए ऑफिशियल गवाह रखने जैसा है, जो पूरी डील को कानूनी तौर पर एकदम वाटर टाइट बना देते हैं। और एक वैलिड अटेस्टेशन के लिए ये 3 स्टेप्स समझ लीजिए कि ये मंत्र हैं। पहला, प्रॉपर्टी का मालिक यानी ओनर डॉक्यूमेंट साइन करता है। दूसरा, कम से कम, मैं फिर से कह रही हूँ, कम से कम 2 गवाह ओनर को साइन करते हुए देखते हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, वो दोनों गवाह ओनर की मौजूदगी में ही डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं। ये सीक्वेंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात को कितना सीरियसली लिया जाता है, इसका अंदाज़ा आप एक पुराने केस से लगा सकते हैं। शामू वर्सेस अब्दुल खादिर केस में प्रिवी काउंसिल ने साफ साफ कहा था कि गवाहों को असल में साइन होते हुए देखना ज़रूरी है। सिर्फ ये सुन लेना कि हाँ भाई मैंने साइन कर दिए हैं काफ़ी नहीं है। गवाह को अपनी आंखों से उस पेन को कागज़ पर चलते हुए देखना होगा। अब यहीं पर इंडियन और इंग्लिश कानून में एक बड़ा मज़ेदार फ़र्क आता है। इंडियन लॉ में गवाहों का एक ही वक्त पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। एक आया, साइन किया, चला गया, फिर दूसरा आ सकता है। लेकिन इंग्लिश लॉ में नहीं, वहाँ दोनों गवाहों को एक ही साथ, एक ही वक्त पर मौजूद रहना होता है। तो कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब इस सफ़र का एक और ज़रूरी नियम, और वो इस छोटी सी रकम में छिपा है, 100 रुपये। आपको लगेगा 100 रुपये में क्या होता है, लेकिन कानून की दुनिया में ये नंबर बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आज के ज़माने में 100 रुपये से ज़्यादा की कीमत वाली किसी भी अचल संपत्ति का ट्रांसफ़र बिना रजिस्ट्रेशन के हो ही नहीं सकता। मतलब लगभग हर प्रॉपर्टी डील को रजिस्टर करवाना कंपल्सरी है। इसे आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए अब आते हैं अपने सफ़र के दूसरे पड़ाव पर। हमने ये तो समझ लिया कि ट्रांसफ़र कैसे करना है, पर अब सवाल ये है कि आप कानूनी तौर पर क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए आप हर चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मान लीजिए आपके दादाजी हैं और आपको उम्मीद है कि उनकी प्रॉपर्टी एक दिन आपको विरासत में मिलेगी। तो क्या आप उनके जीते जी उस प्रॉपर्टी में अपना वो उम्मीद वाला हिस्सा आज किसी को बेच सकते हैं? इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून में इसके लिए एक खास टर्म है, स्पेस सक्सेशनस। फैंसी लगता है पर मतलब सीधा है।
विरासत की सिर्फ एक उम्मीद। कानून कहता है कि आप भविष्य में मिलने वाली किसी चीज की महज एक संभावना को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सीधी बात, जो चीज आज आपकी है ही नहीं, उसे आप बेच कैसे सकते हैं? इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अमृत नारायण वर्सेस गया सिंह का केस। इस केस में एक आदमी ने अपने नाना से जो विरासत मिलने की उम्मीद थी, उसे बेच दिया। बाद में कोर्ट ने कहा ये डील पूरी तरह से गैर कानूनी और शून्य है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेस सक्सेशनिस्ट था, एक खाली उम्मीद का सौदा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि आप भविष्य से जुड़ा कोई भी अधिकार ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। ये क्या है? ये किसी से अपना कर्जा वसूलने का अधिकार है या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में अपना हक क्लेम करने का अधिकार है जो अभी आपके पास नहीं है, जैसे किसी को दिए गए लोन को वापस पाने का अधिकार। तो फिर आप क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? सोचिए, किसी से आपको पैसा लेना है, वो अधिकार, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला पैसा, किसी कंपनी में आपका शेयर या किसी किताब या गाने पर आपका कॉपीराइट। ये सब सिर्फ उम्मीदें नहीं हैं, ये आपके पक्के कानूनी अधिकार हैं और इसीलिए आप इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम कुछ स्पेशल तरह के ट्रांजैक्शंस और उन बारीक डिटेल्स पर नजर डालेंगे जो प्रॉपर्टी कानून को सच में बहुत दिलचस्प बना देती हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका मतलब है कानून ये मानकर चलता है कि आपको कोई बात पता है, भले ही किसी ने आपको सीधे सीधे बताई ना हो। ऐसा कब होता है? पहला, जब आप जानबूझकर सवाल पूछने से बचते हैं। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। तीसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो वो पब्लिक की जानकारी में है, आपको पता होना चाहिए। चौथा, अगर प्रॉपर्टी पर कोई और रह रहा है तो आपको पूछना चाहिए था। और पांचवा, अगर आपके एजेंट को पता है तो मतलब आपको भी पता है। अब बात करते हैं एक्सचेंज की। ये तब होता है जब दो लोग आपस में एक चीज की ओनरशिप के बदले दूसरी चीज की ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। याद रखिए, ये पैसों के बदले बिक्री नहीं है, ये एक अदला बदली है, एक स्वैप है। इसको एक एग्जाम्पल से एकदम क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपने अपना घर एक जमीन के प्लॉट और ऊपर से 5,000 रुपए कैश के बदले में दे दिया। ये एक एक्सचेंज है। लेकिन अगर आपने अपना घर सिर्फ और सिर्फ कैश के बदले बेचा होता तो वो एक सेल यानी बिक्री कहलाती। ये फर्क छोटा लगता है पर कानूनी तौर पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। और हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है चार्ज। ये तब होता है जब किसी अचल संपत्ति को किसी के पैसे चुकाने की सिक्योरिटी बना दिया जाता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि ये आपको प्रॉपर्टी से पैसा पाने का अधिकार देता है, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं। लोग अक्सर चार्ज और मॉर्गेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इस टेबल से इसे फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, मॉर्गेज में प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है, चार्ज में नहीं। प्रायोरिटी के मामले में मॉर्गेज हमेशा चार्ज से ऊपर होता है। और सबसे ज़रूरी, क्या ये किसी नए खरीदार पर लागू होता है? चार्ज तभी लागू होता है जब खरीदार को इसके बारे में पता हो, जबकि मॉर्गेज हमेशा लागू होता है, चाहे खरीदार को पता हो या नहीं। तो इस पूरे कानूनी सफ़र के बाद जब आप अगली बार कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो क्या आपका नज़रिया कुछ अलग नहीं होगा? याद रखिए, कानून सिर्फ मुश्किल नियमों का जाल नहीं है, ये वो रोड मैप है जो ये पक्का करता है कि आपकी सबसे कीमती संपत्ति का सफ़र हमेशा सुरक्षित और सही रहे।